मेन ब्रांच से आए राजन जायसवाल की धमकी को माया ने खुली चुनौती दी थी और इसका अंजाम ठीक नहीं होने वाला था। ये सब जानते थे। यही बात बताने केतन अब कार्तिक के पास आया हुआ था, जहां उसने सारी बात उसे डिटेल में बता दी। कार्तिक माया के साथ हुए इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इतने सालों में उन्हें हमारी याद नहीं आई, पहले कभी हमारे बारे में नहीं पूछा, और आज मेन ब्रांच के लोग हमारे घर तक आ गए, वो भी राजन जायसवाल ग्रुप का सबसे खतरनाक इंसान। और सिर्फ ये पूछने कि क्या हम हाल ही में किसी शक्तिशाली इंसान या परिवार के संपर्क में आए हैं, या कोई हमें सपोर्ट कर रहा है क्या। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मन तो कर रहा है कि जायसवाल ग्रुप को आग लगा दूं। केतन ने राजन जायसवाल के दबंग तरीके को देखा था और वो उसे लात मारकर घर से बाहर निकालना चाहता था, लेकिन अफसोस कि वो ऐसा कुछ नहीं कर पाया। जीजू, आपने उस राजन का चेहरा नहीं देखा था। मैं सच में उसे वहीं कस कर एक थप्पड़ मारना चाहता था। केतन बहुत गुस्से में बोला। मुझे उम्मीद है कि अगर मौका मिला तो तू ऐसा कर भी देगा, कार्तिक ने हंसते हुए कहा। केतन अजीब तरह से मुस्कुराया। उसकी हिम्मत नहीं थी। उसने शर्मिंदगी से कहा, क्या जीजू, आप भी। कार्तिक ने केतन को उसे खुश करने की कोशिश करते हुए देखा। वो जानता था कि केतन के पास अब उससे पूछने के लिए कुछ भी होगा। उसने कहा, आगे बढ़ो। मतलब? केतन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मतलब तू सिर्फ इतनी बात करने तो यहां नहीं आया है, तो अब वो बात कर जो करने आया है। केतन मुस्कुरा दिया और उसने कहा, माथुर परिवार की युवा मालकिन माही माथुर द्वारा मेन ब्रांच को भेजे गए इनविटेशन कार्ड में हमारे परिवार के नाम भी शामिल है। समय आने पर माया दीदी जरूर जाएंगी। माथुर परिवार के साथ आपके अच्छे संबंध हैं, क्या आप भी वहां जाओगे? कार्तिक को वास्तव में माही का इनविटेशन कार्ड मिला था। माही ने कहा था कि ये विशेष रूप से इंपीरियल मेडिकल हैंड के स्वागत के लिए आयोजित किया गया फंक्शन था। अब तक डिसाइड नहीं किया, लेकिन शायद मैं जाऊंगा, कार्तिक ने बहुत ही कैजुअली कहा। क्या मतलब है आपका? आपको जाना ही होगा। अगर आप नहीं जाओगे तो मैं रहूंगा। मैंने अपने डैड से सुना कि मेरी मॉम ने गलती से शशांक बब्बर से कह दिया कि हम महागुरु को जानते हैं। उसके बाद बब्बर परिवार के लोगों ने सच में एक सगाई का प्रस्ताव रख दिया है। केतन ने कार्तिक को ध्यान से देखा। वो यहाँ कार्तिक के सामने मेन ब्रांच के बारे में बात करने के लिए नहीं आया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो कार्तिक को बताना चाहता था कि बब्बर परिवार के लोग शशांक और माया की सगाई की तैयारियां शुरू करने जा रहे थे और कार्तिक की पत्नी जल्द ही किसी और की हो जाने वाली थी। निश्चित रूप से जब शांत कार्तिक ने ये खबर सुनी तो वो अचानक उछल पड़ा और चिल्लाया, क्या? हाँ, मैंने चुपके से अपने मॉम डैड को ये चर्चा करते हुए सुना कि क्या माया दीदी की शादी शशांक बब्बर से करनी चाहिए या नहीं। कार्तिक के दिल में एक अजीब सी टीस उठी। क्या तेरे मॉम डैड को अभी तक समझ नहीं आया कि उनके घर के लिए शशांक बब्बर सही दामाद नहीं है? कार्तिक ने एक उत्तेजित तरीके से कहा। केतन मुस्कुराया और उसने पूछा, हमारे घर के लिए या माया दीदी के लिए? कार्तिक सकपका गया और उसने कहा, वो भी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना सब हो जाने के बाद वो लोग अभी भी इस मामले पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। केतन ने सच्चाई से कहा, क्योंकि मेरी बहन और मैं एक महागुरु को जानते हैं। वे कल्पना कर रहे थे कि भविष्य में हमारा परिवार बब्बर परिवार से आगे निकल जाएगा। उन्होंने महसूस किया कि बब्बर परिवार मेरी बहन से शादी करने के लिए योग्य नहीं था। इसके अलावा बब्बर परिवार और माथुर परिवार के बीच अनुबंध को पिछली बार रद्द कर दिया गया था, जिससे बब्बर परिवार को बहुत नुकसान हुआ था। तेरे मॉम डैड सच में बहुत बदमाश हैं, कार्तिक ने चिढ़ाया। केतन ने अजीब तरह से सिर हिलाया। राणे परिवार में हुई घटना के बाद शशांक बब्बर बेशर्मी से फिर से जायसवाल परिवार के घर आ गया था। उसने अतीत में जो कुछ किया था उसे फूलों के शब्दों से समझाया। मतलब पवन और यामिनी के लिए ही नहीं, बल्कि माया के लिए फूल लाया और केतन और पायल के लिए चॉकलेट्स।
और किशोर जायसवाल के लिए गिफ्ट भी। और इसी वजह से केतन के माता पिता ने वास्तव में शशांक बब्बर को माफ कर दिया था। उसके बाद शशांक बब्बर ने मौका देखकर पवन, यामिनी और किशोर के सामने उसकी और माया की सगाई का प्रस्ताव रख दिया, लेकिन उसकी योजना विफल हो गई। अब जबकि उनके परिवार का एक महागुरु के साथ संबंध था, वे माया को शशांक बब्बर से शादी करने के लिए क्यों भेजेंगे? कार्तिक के पूर्व ससुर और सास हमेशा उसे नीची नजर से देखते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो सिर्फ एक साधारण डॉक्टर था, इसलिए वे उसे शशांक बब्बर के नाम से हमेशा अपमानित किया करते थे। अब जब उनके पास बब्बर परिवार को पार कर उनसे भी आगे निकलने का अवसर था, इसलिए उन्होंने अब बब्बर परिवार की भी परवाह नहीं की। जीजू, मैं आपको केवल अपने जीजाजी के रूप में स्वीकार करता हूं। प्लीज कुछ करो, क्योंकि अगर आपने अभी भी कुछ नहीं किया ना, तो मेरी बड़ी बहन माया अब आपके साथ कभी नहीं रह पाएगी और तब आपके पास पछताने का भी मौका नहीं बचेगा। इसलिए अभी भी वक्त है, प्लीज कुछ करो और माया दीदी को वापस अपना बना लो। उन्हें अपने आप से दूर मत जाने दो, किसी और का मत होने दो। केतन ने चेतावनी दी। कार्तिक धीरे से उठा और उसने गंभीरता से कहा, मुझे पता है कि अब क्या करना है। सबसे पहले तो बब्बर परिवार को रोकने में मेरी मदद कर। अपने मॉम डैड को मेरी खूबियों के बारे में बताओ, ज्यादा से ज्यादा, और उनके मन से अपनी बहन और शशांक बब्बर की शादी करने के विचार को हटा। चिंता मत करो जीजू, ये तो बहुत ही आसान है। मेरी बहन अभी भी आपका ही इंतजार कर रही है। केतन तुरंत ही सहमत हो गया। कार्तिक ने संतोष के साथ सिर हिलाया। केतन एक अच्छा इंसान था और 3 साल पहले भी वो कार्तिक को सपोर्ट करता था और आज भी करता है। उसकी नजरों में कार्तिक ही माया के लिए सबसे सही लाइफ पार्टनर था। उसका मानना था कि कार्तिक न सिर्फ माया को हद से ज्यादा प्यार करता है, बल्कि एक अच्छा इंसान भी है, जो न खुद कभी कुछ गलत करेगा और न ही माया के साथ कभी कुछ गलत होने देगा। बब्बर परिवार ने सच में शशांक की मिकी से सगाई करने का विचार रखने की हिम्मत की। मैं माथुर परिवार की मदद से बब्बर परिवार की शक्ति को धीरे धीरे कम करूंगा। उन्हें तिल तिल करके मारूंगा। इस कगार पर लाकर छोड़ूंगा कि ना वो जी पाएंगे और ना ही मर पाएंगे। मैं उस बब्बर परिवार को बर्बाद कर दूंगा। कार्तिक ने गुस्से में कसम खाई। वैसे भी कार्तिक को खुद कुछ करने की जरूरत नहीं थी। माथुर परिवार उसे बब्बर परिवार से निपटने में जरूर मदद करेगा। माथुर परिवार कार्तिक की मदद करने के अवसर को कभी भी हाथ से जाने नहीं देगा। और यहाँ कार्तिक ने भी असल में बब्बर परिवार की परवाह नहीं की। केवल एक इंसान जिसकी उसे परवाह थी, वो था शशांक बब्बर। वो अपने हाथों से शशांक बब्बर से छुटकारा पाना चाहता था और उसे माया की जिंदगी से दूर फेंकना चाहता था। जब केतन ने सुना कि कार्तिक उस बब्बर परिवार से निपटने की तैयारी कर रहा है, स्पेशली उस शशांक बब्बर को मजा चखाने वाला है, तो वो एकदम से उत्साहित हो गया। वो उस शशांक बब्बर से नफरत करता था और वो पूरे बब्बर परिवार से भी नफरत करता था। अगर माथुर परिवार बब्बर परिवार को गिरा सकता है, उन्हें बर्बाद कर सकता है, तो केतन ऐसा करने में कार्तिक का साथ देने का पूरा मन बना चुका था। मैंने सुना है कि एक महागुरु उस बब्बर परिवार की मदद कर रहा है, इसलिए इस पूरे पुणे शहर में बहुत कम लोग उन्हें उकसाने की हिम्मत करते हैं। कार्तिक, जो अभी भी भड़का हुआ था, उसने और उत्तेजित होकर कहा, चाहे वो कोई भी हो, मैं उस शशांक बब्बर को आसानी से जाने नहीं दूंगा। इस समय किशोर जायसवाल के मैंशन में, मिकी, मैं इस बार तुम्हें प्रपोज करने आया हूं। बस मुझसे वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे, और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। तो बोलो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शशांक ने घुटने पर झुकते हुए माया को प्रपोज किया। उसके एक हाथ में फूल थे और दूसरे हाथ में अंगूठी। उसने माया को प्यार से देखा। माया ने शशांक को उदासीनता से देखा और उसकी आंखों में दूर दूर तक प्यार या अपनापन नहीं था, बल्कि उसकी आंखें घृणा से भर गईं।
मॉम, डैड, क्या आपने शशांक को यहां मुझे प्रपोज करने के लिए या देखने के लिए बुलाया था? माया ने कहा। पवन और यामिनी ने थोड़ा सिर हिलाया। उन्हें यह भी नहीं पता था कि शशांक ऐसा कुछ करने वाला है। अंकल, आंटी, टेंशन मत लीजिए, इसमें मिकी की कोई भी गलती नहीं है। उसे कुछ मत कहिएगा। वो क्या है ना कि एकदम से मैंने प्रपोज कर दिया ना, तो वो बहुत हैरान हो गई होगी और मेंटली इसके लिए तैयार भी नहीं होगी वो। शशांक का चेहरा मुस्कान से भरा हुआ था। पवन और यामिनी ने एक दूसरे को देखा। किसने कहा, मैं पूरी तरह से तैयार हूं अपने जवाब के साथ? माया ने कैजुअली लेकिन फर्मली कहा। पवन और यामिनी हैरान थे और शशांक के चेहरे की चमक और बढ़ गई, इस उम्मीद में कि माया ने हां कहने की तैयारी कर ली है। शशांक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसने माया का हाथ अपने हाथ में लिया। सब हैरत में थे और खड़े चुपचाप देख रहे थे कि आखिर चल क्या रहा है। माया भी खड़ी देख रही थी और जैसे ही शशांक माया को अंगूठी पहनाने वाला था कि माया ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और उस झटके से शशांक भी पीछे की तरफ गिर पड़ा। सबके चेहरों पर हैरत साफ झलक रही थी। शशांक भी चौंक गया था और खुद को संभालते हुए उसने माया की तरफ देखा। जब माया ने उसे देखा और कहा, मैंने कहा था कि मैं अपने जवाब के साथ तैयार हूं और मेरा जवाब है ना। तुम वापस जा सकते हो शशांक, क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। ये कहते ही माया ने दूसरी तरफ अपना सिर घुमा लिया। शशांक की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसने कहा, मैंने इतने सालों तक तुम्हारा इंतजार किया है, उसी इंतजार की खातिर क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती मिकी? माया थोड़ा गुस्से में चिल्लाई। मिकी नहीं, माया, कितनी बार बोलना पड़ेगा मुझे? शशांक थोड़ा सकपकाया, लेकिन फिर उसने कहा, ओके ओके माया, मेरी बात ध्यान से सुनो। माया और बाकी सब ने गौर से शशांक की तरफ देखा। पवन और यामिनी भी खड़े यही सोच रहे थे कि इतनी बेइज्जती होने के बाद भी अब और क्या कहने के लिए बाकी है शशांक के पास। शशांक ने खड़े होते हुए धीरे से कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे तुरंत अभी शादी कर लो। अगर तुम्हें ठीक लगे तो सबसे पहले मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो, फिर तुम मुझसे सगाई कर सकती हो और शादी कब करनी है उसका अंतिम फैसला तुम्हारा ही होगा। अंकल और आंटी, आप लोग भी इस बात से निश्चित हो जाइए कि मैं निश्चित रूप से मिकी, मेरा मतलब है माया के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करूंगा। शशांक ने पवन और यामिनी की ओर देखा, लेकिन उनके चेहरों पर अजीब से भाव देखकर शशांक को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आया। बब्बर परिवार में पिछली बार हुई घटना के कारण माया के माता पिता अब उसके प्रति पहले की तरह उतने होपफुल नहीं थे और ये बात उनके चेहरों पर साफ दिख रही थी। इसलिए इन कुछ दिनों में शशांक ने उन्हें खुश करने की बहुत सारी कोशिशें की। माया को पाने के लिए और उससे शादी करने के लिए शशांक को एक और रास्ता खोजना पड़ेगा। घर में इतने घिनौने फूल और लोग क्यों हैं? उसी समय केतन लौट आया। उसने देखा कि शशांक माया को प्रपोज कर रहा था। वो जल्दी से शशांक के पास गया और उसके हाथों से फूलों का बुके छीन लिया और शशांक के हाथ में से अंगूठी उठा ली और उसने उन सभी फूलों और अंगूठियों को डस्टबिन में डाला और उस डस्टबिन को बाहर लेकर गया और उन्हें बाहर फेंक दिया। केतन बहुत तेज था और शशांक के पास रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं था। ये क्या किया तुमने? दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? शशांक ने गुस्से में कहा और वो जोर से चिल्लाया और वो केतन की तरफ गुस्से में आगे बढ़ा। केतन भी हद से ज्यादा गुस्से में था और उसने अपनी तरफ दंदना कराते हुए शशांक को जोर से धक्का देकर दूर धकेल दिया। पवन, यामिनी और माया तीनों के मुंह खुले के खुले रह गए। उन्हें पता था कि केतन शशांक को ज्यादा पसंद नहीं करता है, लेकिन वो उससे इस हद तक नफरत करता है ये कोई नहीं जानता था। उससे ज्यादा सबको इस बात का डर लग रहा था कि इस बेइज्जती के बाद अब शशांक क्या करेगा, क्योंकि जितना उसे जानते हैं वो इस इंसल्ट को इतनी आसानी से भूलेगा नहीं। माया ने भी नर्वसली केतन की तरफ देखा। अब क्या करेगा शशांक? कैसे लेगा वो अपनी इस बेइज्जती का बदला? या कार्तिक फिर माया को बचा ले जाएगा?